अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के आइंदा आर्मी चीफ़ कौन होंगे, ये काफ़ी अहम सवाल है। वैसे तो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट दुनिया सारी के अंदर इस तरीके से सियासत के अंदर डिस्कस नहीं की जाती, ना टीवी चैनल्स के ऊपर मौजूद बहस बनती, बल्कि एक आम अपॉइंटमेंट के तौर पर सामने आती है। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के तनाजुर में ये सबसे शायद कलीदी पोस्टिंग होती है और इसके मौके के ऊपर हुकूमतें हिल भी जाती हैं और गिर भी जाती हैं। ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लें तो जब भी ऐसा मौका आया कि जब आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट होनी हो तो लगता है कि पाकिस्तान पूरे के अंदर एक ही नुक्ता जो है उसके ऊपर सियासत भी मरकूज़ है, और टीवी टॉक शोज़ या अखबारात की भी देख लें तो आपको तज्ज़िये इसी एक नुक्ते के ऊपर लगता है कि मरकूज़ हो चुके हैं। शहबाज शरीफ का ऐसे मौके के ऊपर लंदन जाना, नवाज़ शरीफ से मुलाकातें, पहले ये ख़बरें आना कि हम सबसे सीनियर मोस्ट को लगा रहे हैं, फिर वज़ीर दिफा का कहना कि नहीं, सबसे सीनियर मोस्ट के अलावा भी बाकी भी कंसिडरेशन हो सकती हैं, अभी क्या सर आई है। और इसी तरीके के इमरान खान के रद्द अमल कि आर्मी चीफ़ का एक तो इख्तियार ही नहीं है नवाज़ शरीफ को लगाने का, वो तो भगौड़ा है, वो तो चोर है। जो उनका बयानिया, जो उनका तरीक़ाकार है, जिस तरीके से वो अपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमाओं को बुलाते हैं, उसी तरीके से इस चीज़ को वो चैलेंज करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन 29 नवंबर अब ज़्यादा दूरी के ऊपर नहीं है। पहले कहा जा रहा था कि 21 तारीख को मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान है और मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान फ़िलहाल तो मुलतवी है, वो किसी भी वक्त दोबारा रीशेड्यूल हो सकता है, लेकिन अभी नहीं है। तो उससे पहले समरी आनी है वज़ारत दिफा की जानिब से। अभी समरी मूव होने के हवाले से अभी तक इतला नहीं है। अगर आज अभी मूव हो गई हो तो पता नहीं है, लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले तक हम न्यूज़ अपडेट चेक कर रहे थे तो हमारे पास ये इतला नहीं है कि समरी मूव हो चुकी है या नहीं मूव हुई। समरी मूव होगी तो उसके बाद वज़ीर आज़म उसके ऊपर जायज़ा लेंगे, और जायज़ा लेने के बाद जिसको वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म के पास है, वज़ीर आज़म जिसको मुनासिब समझेंगे वो नाम तजवीज़ करके सदर आरिफ अलवी को भेजेंगे, जिसकी वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। इसके अलावा अरशद शरीफ की तहकीकात का मामला है और इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ उसके ऊपर तहकीकात कहाँ तक पहुँची, FIR के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतराज़ात हैं वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं। इन सारे इशूज़ के ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर जवाब देने के लिए भी जो आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं वो ख़ुद भी एक ऐसी सेहत के एतबार से मामले से गुजरे हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और उनकी जो सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा क्या सराइयाँ सोशल मीडिया के ऊपर देखते भी रहे हैं पिछले चंद रोज़ के अंदर। हमारे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत हैं राना सनाउल्लाह खान, वफाकी वज़ीर दाखिला। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, दुआ गो हूँ आपके लिए। कुछ अपने लफ्ज़ों में बता दें कि क्या हुआ, फिर क्या प्रोसीजर हुआ हॉस्पिटल के अंदर, और अब आप कैसे हैं? जी बड़ी मेहरबानी। ये मलिक साहब फैमिली हिस्ट्री थी तो इसलिए 2004 में यानी बहुत पहले की बात है कि मेरी हार्ट सर्जरी हुई थी। तो उसके बाद फिर उसकी डेंटिंग पेंटिंग जो है वो दूसरे या तीसरे साल जो है ना एक जनरल जो है वो सारा चेकअप होता है, तो उस हिसाब से जो है वो ये ड्यू था तकरीबन पिछले 2-3 माह से। तो उसके लिए मैं एडमिट हुआ था AFIC में। तो उसी दौरान मेरा ख़्याल है कि किसी मेहरबान ने वो मेरी जो तस्वीर थी ऑपरेशन थिएटर से वो उन्होंने सोशल मीडिया पे लगा दी, वरना मैं तो वज़ीर आज़म साहब क्योंकि बैरून मुल्क गए थे तो मैंने तो ये दाव ही लगाया था कि मैं खामोशी से जाऊँगा और ख़ामोशी से जो है मैं वापस आ जाऊँगा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह के फजल से सेहतमंद हूँ। अल्लाह आपको खैरियत से रखे। वहाँ हॉस्पिटल के अंदर आपको पेस मेकर डाला गया शायद? नहीं, वो मेरी जो हार्ट बीट का इस दफ़ा वो कह रहे थे कि वो को उसकी स्पीड जो है ना वो ओवर हो जाती है, को मेरा ख्याल है ख़ास लिमिट चाहिए होती है, तो उस लिमिट में रखने के लिए कोई जो है ना वो कोई प्रोसीजर था। तो उस हिसाब से उसकी डिटेल में तो खैर मैं नहीं गया, लेकिन डॉक्टर साहब का ये कहना था कि वो को वैसे वो कहते थे कि ये कोई एज सच कोई डेंजरस नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ जो है कि आदमी किसी वक्त भी किसी कैफियत में जो है वो ये जो रिदम जिसको कहते हैं, तो ये अगर फास्ट हो जाए तो उसको जो है ना ये वायर जो है वो फिर कंट्रोल करती है।
कोई इस किस्म का कोई प्रोसीजर था। दुरुस्त है, दुरुस्त है। आप हॉस्पिटल से आज ही वापस आए हैं? जी, मैं आज सुबह वापस आया हूँ। अल्लाह आपको खैरियत से रखे। थोड़ा सा चंद एक इशूज़ हैं जिसके ऊपर अगर आप रोशनी डाल दें। आर्मी चीफ़ के तकर्रर के ऊपर अगर शुरू कर लें, अब 2 हफ्ते दूरी के ऊपर है। हम सोचते थे कि समरी मूव हो जाएगी, बल्कि आपने ख़ुद जिक्र किया था कि शायद 4-5 नवंबर के करीब समरी मूव हो जाएगी, उसके बाद मुनासिब वक्त के ऊपर तैनाती हो जाएगी। अब दिन गुजर गए। देखें, इसमें जो है ये कोई सच बात तो नहीं है कि ये समरी जो है इसकी रनिंग कमेंट्री तो नहीं होगी कि जी आज ये मूव हो रही है, आज ये फ़लाँ जगह पे पहुंची, आज फ़लाँ जगह पे पहुंची। मेरा ख़्याल है कि ये एक लम्हा होगा जिस लम्हे में ये ख़बर आएगी कि ये फ़ैसला जो है ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है वो किया है, और उसके मुताबिक जो है वो मामला जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। इस सिलसिले में फ़ैसला जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने करना है, इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म का है। बाकी मुशावरत जो है वो मेरा ख़्याल है कि वो सभी से उनको करनी चाहिए, और जितनी भी मुशावरत ज़्यादा से ज़्यादा हो वो बेहतर है। और मेरा ख़्याल है कि उस बारे में भी उन्होंने काफ़ी काम जो है वो कर चुके होंगे। तो मेरा ख़्याल है कि इन्हीं दिनों में जो आने वाले चंद दिन हैं तो उसमें जो है वो मेरा ख़्याल है ये फ़ैसला जो है ये सामने आ जाएगा। सर, पहला स्टेप उसका जो है ना, आप सोशल मीडिया हॉस्पिटल में रहे, आपकी नज़र नहीं पड़ी होगी, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या सराहियाँ जारी हैं। वो कहते हैं कि समरी नहीं वज़ारत दिफा से मूव होगी जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाता। क्या ऐसी भी सूरत हाल है? नहीं, देखें, ये तो एक वैसे भी मैं समझता हूँ कि किसी भी फ़ैसले की जो है वो सेंसिटिविटी, और फिर ख़ास तौर पे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिसीजंस हैं वो कंसेंसस के साथ ही हुआ करते हैं। और जब तक आर्मी की लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप मींस प्राइम मिनिस्टर, तो उनके दरमियान जो है वो जब तक किसी मामले पे ये कोई सरप्राइज़ तो नहीं देंगे वो एक दूसरे को, तो ये ऐसे ही होगा कि एक जो है वो जिस कंसेंसस पे पहुंचेंगे तो उसके मुताबिक जो है वो उस मामले को जो है वो समरी मूव होगी। और जैसे ही समरी मूव होगी तो उसके बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो एक फॉर्मेलिटी है कि वहाँ पे नए आर्मी चीफ़ की जो है वो मुलाकात होगी। हो सकता है कि दोनों चीफ़ ऑफ जो चेयरमैन चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, तो दोनों की जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो, जो जिस तरह से रवायत इससे पहले रही है। तो ये तरीक़ाकार जो है ये, सर आप कंसेंसस का जिक्र कर रहे हैं, तो कंसेंसस जो है वो लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर, कंसेंसस जो है इत्तेफाक राय वो लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम जनरल बाजवा की तकर्रर के मौके के ऊपर हमें याद है कि जनरल राहील शरीफ के हवाले से भी मुलाकातें होती थी कि 1 साल की एक्सटेंशन दे दें, और फिर ये आखिरी रात, अगर मैं नाम कंफ्यूज नहीं कर रहा तो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब को पिंडी भेजा गया था कि हम एक्सटेंशन नहीं जा रहे, हम नए चीफ़ की तकर्रर कर रहे हैं, और नया चीफ़ जनरल बाजवा का नोटिफिकेशन कर दिया गया था। ये बिल्कुल आखिर पे जाके फ़ैसला किया गया था, और उससे पहले डिस्कशंस सारी होती नहीं थी। इसमें कंसेंसस का कहीं जिक्र नहीं था, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपना एक्सरसाइज यूज़ की थी, अपनी अथॉरिटी यूज़ की थी। जी मलिक साहब, बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें कोई ना तो कोई कंसेंसस की रिक्वायरमेंट है और ना ही कोई मुशावरत की रिक्वायरमेंट है। इसमें समरी मूव होनी है, उस समरी में जो भी 3-4 नाम सीनियर हैं वो जाएंगे, और स्वाबदीद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की है। लेकिन कंसेंसस भी और मुशावरत भी ये एक यानी एक अमल की नफासत है, और एक अमल की जो है वो मजबूती का बायस है, और ये हमेशा होते रहे हैं। जिस वाक़े या जिस दफ़ा का आप ज़िक्र कर रहे हैं तो उसमें भी ये बात सिर्फ़ एक दिन पहले वाली नहीं है, वो एक दिन पहले से भी मुलाकातें जो है वो होती रही हैं, और बिल आखिर उन मुलाकातों के नतीजे में ही जो है ये तय पाया था। लेकिन सर, कोई ऐसे फेवरेट्स हैं कि नवाज़ शरीफ का एक फ़ेवरेट हो, शहबाज शरीफ, और बाकी उनके जो साथी हैं, ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर और अयाज सादिक मंसूब किया जाता है कि ये ग्रुप है जो सपोर्ट कर रहा है कुछ और नामों को, लेकिन नवाज़ शरीफ किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं।
ये दुरुस्त है बात? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सीनियर लोग हैं इस वक्त 3 या 4, आप यकीन करें कि उनकी किसी भी पॉलिटिकल जो है वो बंदे से, हम में से या हमारे इत्तेहादियों में से किसी के साथ किसी की कोई मुलाकात नहीं है, मासवाए DGI के। क्योंकि DGI जो है उनकी एक ड्यूटी की नोयत ऐसी है, इसलिए वो हमें मीटिंग्स में मिलते रहते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि कभी उन्होंने इस बारे में कभी एक लफ्ज़ ना कभी उन्होंने कहा, ना कभी हमारी तरफ से किसी ने पूछा। तो इसलिए जो सीनियर तरीन इस वक्त 3-4 लोग हैं, आप यकीन करें हम में से अक्सर ने तो कभी उनसे मुलाकात भी नहीं की होगी। तो इसलिए ये बिल्कुल र्यूमर्स हैं, कोई किसी किस्म की लॉबी नहीं है। हाँ, एक बात जो है वो ज़रूर हमारे यहाँ डिस्कस होती है, और वो अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि वो मुज़ायका नहीं होगा। एक तो ये कि ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है, ये पिछली दफ़ा जो लेजिस्लेशन हुई है ये ख़त्म होनी चाहिए। ये एक्सटेंशन जो है ये हमेशा हर आर्मी चीफ़ को जो है डिस्टर्ब रखेगी। और दूसरा है कि सीनियर मोस्ट का जो एक कार है, क्योंकि जो लोग इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उनमें फिर फ़र्क तो 19-20 का भी नहीं होता, बल्कि 19.5-20 का भी नहीं होता। तो जिस तरह से आपके इल्म में है कि किसी ज़माने में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री भी बहुत बड़े जो है वो तनाज़े का बायस बना करती थी, और उसमें भी बहुत ही खींचातानी और अबहाम जो है वो रहता था। तो जब से वो एक फार्मूला जो है वो तय हुआ है, तो उस वक़्त से जो है वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे शायद उस तरह से तो ना हो सके, लेकिन विद सम रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ भी जो है ये तय होनी चाहिए, और मेरा ख़्याल है कि ऐसी चीज़ों को इस मरतबा जो है वो ज़रूर रवा रखा जाएगा। राना साहब, ये सोच मुस्बत है, लेकिन इसके लिए आपको GHQ की हमायत चाहिए होगी। लॉ अमेंड करना हो तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले अप्रैल से लेकर अब तक जो पाकिस्तान में सियासत हुई है उसके बाद एक लेसन है आप लोगों के लिए भी और GHQ के लिए भी। आपको लॉ अमेंड कर देना चाहिए अभी, और GHQ को सपोर्ट करना चाहिए इस प्रोसेस को। और क्राइटेरिया आपने कहा कि एक फार्मूला बेस्ड अपॉइंटमेंट हो, तो उसके लिए भी शायद आपके लिए डिस्कशन के लिए ये एक अच्छा मौका है। देखिए, बात तो फिर वही आ गई ना जो मैंने बात कही थी कि आखिर लॉ तो पार्लियामेंट ने पास करना है। पार्लियामेंट को लॉ पास करने के लिए ना कंसेंसस है, ना मशवरे की ज़रूरत है। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि अगर ये लॉ वापस होना है तो ये कंसेंसस से ही वापस होना है। तो इसलिए ये एक हकीकत है हमारे मुल्क की, और हमें हकीकत में ही जो है वो रहना चाहिए। तो ये फ़ैसला भी और ये लॉ भी जो है ये कंसेंसस ही होगा, क्योंकि जो आर्मी चीफ़ आएगा उसकी हमेशा जो है वो एक्सटेंशन पे नज़र होगी, और जो एक्सटेंशन नहीं लेगा तो उसके मतलब ये तसव्वुर होगा कि ये बंदा तो कोई इतना कॉम्पिटेंट नहीं था कि एक्सटेंशन नहीं ले सका। तो इसलिए ये ऐसा मामला है कि ये मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को या आने वाले चीफ़ को, मैं समझता हूँ कि जो भी ये काम करेगा तो वो इस अदारे पे एक एहसान से कम नहीं होगा। ये बात सही है आपकी, मैं इससे मुत्तफ़िक हूँ। तो ये कंट्रोवर्सी हमेशा के लिए समेट देनी चाहिए ताकि हमारा निज़ाम स्मूथली आगे बढ़ सके। लेकिन जब आप कहते हैं कि सीनियर मोस्ट का तकर्रुर किया जाना चाहिए, तो सोच क्या है पार्टी के अंदर? नवाज़ शरीफ का जहन इसके ऊपर क्या है और शहबाज शरीफ का जहन क्या है? सीनियरिटी का फार्मूला किन बुनियादों के ऊपर बनाएंगे? नहीं, सीनियरिटी का फार्मूला जो है वो अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन ऑफ आर्मी चीफ, उसकी वजह ये है कि जो आदमी लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पे पहुंचता है, कमो बेश वो 36 या 40 साल जो है उसने फ़ौज में सर्व किए होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो 40 साल से एक दूसरे को जान रहे होते हैं। तो आर्मी चीफ की इसमें रिकमेंडेशन कह लें, मुशावरत कह लें, या जो भी एक तरीक़ाकार है,
तो मैं समझता हूँ कि उसका भी वज़न होना चाहिए। और बाकी जो है इख्तियार जो है वो वज़ीर-ए-आज़म का है, और ये वज़ीर-ए-आज़म का वो इख्तियार है कि जिसके मुतल्लक वो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये हल्फ उठाता है कि मैं ये फ़ैसला जो है वो बिल्कुल अपने मुल्क और अपने आइन के मुताबिक जो है वो करूँगा, और इस मामले की जो है वो किसी को भी इससे आगाह नहीं करूँगा। ये ऐसा मामला नहीं है कि इसके ऊपर सियासी मुशावरत होती फिरे और मशवरे होते फिरें कि जी क्या करें, जी क्या ना करें। तो ये वो फ़ैसले हैं कि जो बिल्कुल पूरे यानी तक़द्दुस के साथ और पूरी जो है वो आबोताब के साथ जो है वो होने चाहिए। सर, इसके ऊपर एक और रोशनी डालें। शायद सीनियरिटी के अतबार से प्रॉबेबली जनरल आसिम मुनीर सबसे पहले फॉल करेंगे अगर अगले हफ्ते आप समरी मूव करते हैं, और इसी तरीके से जनरल साहिर शमशाद करीब तैयार होंगे। लेकिन अभी आपने DGISI का भी तज़किरा किया, DGISI भी क्या इस कंसिडरेशन में शामिल होंगे? क्योंकि पहले शायद 5 नाम आते हैं, उस लिस्ट के अंदर उनका नाम भी शामिल होगा? नहीं, DGISI की तो मैंने ये बात की है कि ये बाकी जो साहिबान हैं, मुअज़्ज़ज़ जो जनरल साहिबान हैं, इनसे तो हम में से कभी कोई दोस्त मिला भी नहीं है। तो DGI जो है वो हमसे अक्सर मिलते रहते हैं, क्योंकि जो ख़ास तौर पे इंटीरियर मिनिस्ट्री से मुतल्लिक़ा, लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक़ा जो मीटिंग्स होती हैं, तो वो घंटों हमारे साथ जो है वो मीटिंग्स करते हैं। लेकिन इस मामले में कि ये तकर्रर होना है या करना है, कभी उन्होंने एक लफ्ज़ हमारे साथ ना शेयर किया है, ना कभी हमने उनसे पूछा है। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिनको लॉबी बनी हुई है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने भी जो है वो मासवाए उन लोगों के जो कि बिल्कुल मुतल्लिक़ा और ऑनलाइन होंगे, क्योंकि मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जानता हूँ कि वो हमेशा इन चीज़ों को बड़ा सीगा राज में रख के जो है वो फ़ैसले किया करते हैं। तो इसलिए ये फ़ैसला, इसकी जो प्रेडिक्शंस जो है ना, वो मेरे ख़्याल में वो अक्सर गलत ही साबित होंगी, और फ़ैसला जो जब सामने आएगा तो हर कोई कहेगा कि ये फ़ैसला दुरुस्त है। तो इसका मतलब तवक्को रखें हम कि इस हफ्ते के आखिर तक समरी आप मूव कर देंगे वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत से, फिर प्रेसिडेंट ने उसको नोटिफाई करना है। तो अब 2 ही हफ्ते हैं, तो इस हफ्ते समरी मूव होगी तो अगले हफ्ते प्रेसिडेंट से नोटिफिकेशन होगा। देखिए, ये फ़ैसले जो हैं, ये कोई फ़ैसला, कोई लेजिस्लेशन तो है नहीं कि इसके ऊपर को प्रेसिडेंट साहब ने माइंड अप्लाई करना है। ये तो फ़ैसला जिस दिन अनाउंस हो गया, बस फ़ैसला हो गया। बाकी तो फिर फॉर्मेलिटीज़ है ना, वो पूरी होती रहेंगी। ठीक है दोस्त, अरशद शरीफ के हवाले से भी कुछ आप रोशनी डालिए, उसकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? क्योंकि आखिर जो आपका इंटरव्यू था, मुझे याद पड़ता है, उसमें आपने तज़किरा किया था कि वो जो 2 लोग जिनके पास ठहरा था, उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये वाक़या हो नहीं सकता, और ये टारगेट किलिंग का वाक़या है, ये भी आपने क्लियर कर दिया था। तो अब आप कहाँ तक पहुँचे? देखें, इसमें जो हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी वहाँ पे, दोनों बड़े सीनियर ऑफिसर से, वो जब वापस आए हैं तो मैंने पहले उनसे ब्रीफिंग ली, उसके बाद मैंने उनको क्रॉस क्वेश्चन किया। 2-3 चीज़ें नदीम मलिक साहब बड़ी वाज़ेह हैं। नंबर 1 कि वो बात जो है कि जी कोई गाड़ी अगवा हो गई थी, उसमें कोई बच्चा था और पुलिस ने नाका लगाया हुआ था, वो एब्सोल्युटली गलत है, 100% गलत है। कोई गाड़ी अगवा उस इलाके में हुई नहीं है। वो जो वाक़या हुआ है वो उस वाक़े से पहले का है, और वो को वहाँ से 100 किलोमीटर दूर का है। उसके बाद जिस जगह पे वाक़या हुआ है वो वहाँ पे कोई नाका नहीं लगा हुआ था, और वो एक बाई रोड है, यानी एक मेन रोड होती है, उसके बाद एक बाई रोड निकलती है, वो किसी फार्म हाउस को जाती है, किसी और कोई छोटे से गांव को जाती है। तो वहाँ पे जब हमारी टीम वो मौका मुलाजा कर रही थी, तो वहाँ से पूरे दिन में 3 गाड़ियाँ गुजरी हैं टोटल। तो वहाँ पे कौन सा नाका जो है वो लगा होना था। और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो फायरिंग हुई है जिस गाड़ी पे, वो फायरिंग जो है वो इस तरह से है कि फायर करने वाले को पता था कि वो किसको टारगेट कर रहा है, उसे पता था कि गाड़ी चला कौन रहा है, और उसे पता था कि अरशद शरीफ या जो भी उसका टारगेट था
वो किस तरफ जो है वो बैठा है। फिर उसके बाद जो है यानी वहाँ पे जो वो टीम है पुलिस, वो पुलिस जो है उसने कोई मुकदमा नहीं इसका दर्ज किया, उसने कोई इसकी तफ्तीश नहीं शुरू की। और वहाँ की जो पुलिस है वो इस किस्म के काम करने की मास्टर है। वो इस किस्म के काम जो है ना वो आज खुद भी करती है और पैसे लेके भी करती है। तो मालूम ये होता है कि अरशद शरीफ जिस गाड़ी में मौजूद था उस गाड़ी के ऊपर जो है वो टारगेटेड फायरिंग हुई है, उसे टारगेटेड करके उसे जो है वो मारा गया है। और अगर ऐसा है तो फिर ये जो दो बंदे हैं वकार और खुरम, ये बंदे तो किसी तौर पे उससे बाहर हो ही नहीं सकते। 19 अगस्त को वो वहाँ पे पहुँचे हैं, इनके पास, इन्हीं के फ्लैट में रहे हैं, इन्हीं के पास रहे हैं। जब जब भी वो कभी बाहर आए हैं तो इन्हीं के साथ आए हैं। और जब इनको फिर यानी इंटेरोगेट किया गया, क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई कि भाई ये बात किस तरह से हुई, ये बात किस तरह से हुई, तो फिर उन्होंने मिलना बंद कर दिया कि नहीं, जब हमारा वकील आपसे बात करेगा हम जो है वो बराह रास्त आपसे बात नहीं करेंगे। ये बंदे जो हैं ये बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं और वहाँ पे बिलीनर हैं ये। और वहाँ पे कुछ 100 एकड़ में तो इन्होंने एक फायरिंग रेंज बनाई हुई है जिससे वहाँ की फ़ौज पुलिस इस्तेफ़ादा करती है इनको बाकायदा पे करके। यानी ये वहाँ पे कोई ऐसे आदमी नहीं है कि इनकी गाड़ी के ऊपर ऐसे ही कूट के फायरिंग कर दे। तो वेल कनेक्टेड। सर राना साहब, जो कराची के वाक़यात थे जहाँ कराची के अंदर खून रेजी होती थी जिस ज़माने के अंदर, क्या इस जगह का, केन्या का, नैरोबी का या इन दो लड़कों का उन लोगों से भी कोई ताल्लुक था जो कराची के वाक़यात में, फसादात में मुलव्वस थे? नहीं, ये लोग जो हैं ये कराची में वैसे आते जाते तो रहे हैं। कोई तारक वसी साहब हैं कोई ARY के, उनके साथ इनका कहते एक अच्छा तल्लक है। लेकिन ये यानी इनके वालदैन जो हैं वो पाकिस्तान से ओरिजिन होगी उनकी, लेकिन वो कनाडा में सेटल हैं। वहाँ के ये शहरी हैं, पासपोर्ट होल्डर हैं। कीनिया में भी और कनाडा में भी जो है इनका कारोबार है। तो ये जब 10 अगस्त को अरशद शरीफ साहब गए हैं दुबई, तो वहाँ पे तारक वसी साहब ने इसको कहा वकार को कि यार ये बंदा हमारा है तो इसको आप स्पॉन्सर करें और इसको अपने पास रखें आप। तो ये इन्होंने उनको स्पॉन्सर किया, इस बात का भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है। तो ये उनके स्पॉन्सर करने पे जो है वहाँ पे वो बात भी गलत है कि ये ऑन अराइवल वहाँ पे वीज़ा था। नहीं, ऑनलाइन वीज़ा था। उनको पहले वीज़ा दिया, फिर वो वीज़ा लेके वहाँ पे गए और इन्हीं ने उनको रिसीव किया, इन्हीं के वो पास रहे, इन्हीं की जो है वो कस्टडी में थे। और फिर दूसरा ये है कि उनकी बॉडी जो अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो अब तकरीबन सामने आ गई है, तो उससे भी ये मालूम होता है कि उनको तशद्दुद किसने किया राना साहब? वो शायद पहले तशद्दुद का निशान ये हो सकता है कि पहले जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि अगर पहले उनको तशद्दुद का निशाना बना के जो है, क्योंकि एक उनकी जो पीछे नेक पे फायर है, यानी गर्दन से तकरीबन 6 इंच नीचे। आप देखें एक आदमी जो गाड़ी में बैठा है ना फ्रंट सीट पे, उसे आप दाएं से करें फायर, बाएं से करें, पीछे से करें, तो इस जगह पे फायर नहीं लग सकता। तो ये चीज़ भी जो है वो बड़ी जो है वो यानी डाउटफुल है। तो हो सकता है कि उसको बाद में गाड़ी में बैठा के गाड़ी पे फायरिंग करके तो ये एक ड्रामा रचाया गया, कवर अप किया हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो इस बात का कभी इम्कान है कि उसको गाड़ी से बाहर निकाल के पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वहाँ उसको असैसिनेट किया गया, शहीद किया गया, और फिर गाड़ी के अंदर डाल के फायरिंग वायरिंग करके दिखा दिया कि गाड़ी के ऊपर फायरिंग होगी? हाँ, ऐसा वहीं पे किया या किसी और जगह पे किया। वो जो कोई फार्म हाउस बता रहे हैं जहाँ पे कहते हैं कि जो 3 घंटे गुजरे हैं उनके, वहाँ पे करके सारा, तो वहाँ पे जो है वो गाड़ी में बैठा लिया हो, तो वहाँ पे जो है वो एक उनको ये एविडेंस भी मिली। अच्छा, फिर जो वो जिन लोगों ने फायरिंग की है, जिन लोगों ने पहले ओन किया है
अच्छा, वो लोग जो है वो पहले कह रहे थे कि हाँ हम आपको इंटरव्यू करवाएंगे, फिर उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू नहीं करवाया। अब उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इन दोनों का, वक़ार और खुर्रम का, अगर पिछले 2 माह का या 19 अगस्त से इस इंसिडेंट तक इनका टेलीफोन डेटा मिल जाए तो सारी गुत्थी जो है ये सुलझ जाएगी। पता चल जाएगा कि पुलिस वाले किस किस के साथ रब्ता था, पाकिस्तान में किस किस से रब्ता था, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन वो रसाई नहीं दे रहे इस हद तक। वो इस हद तक जो है वो रजिस्ट किया उन्होंने, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है। तो अब हमने इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा है दुबई। वो दुबई से कुछ चीज़ें जो हैं। अच्छा, ब्रेक ले लें, ब्रेक दुबई वाला अपडेट आपसे ब्रेक से वापसी पे जानते हैं। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। राना सनाउल्लाह खान हमारे साथ हैं। राना साहब, आप टीम के दुबई रवानगी का तज़किरा कर रहे थे। हाँ जी, इसमें नदीम मलिक साहब 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। मेरी भी कोई जो है वो लॉ की बैकग्राउंड है और 10 साल मैंने सर्व किया है पंजाब में भी। इन 3 चीज़ों के खुले बगैर ये मामला जो है ये पूरी तरह से जो है ये सच्चाई और हकीकत जो है ना वो आश्कार नहीं होगी। नंबर 1, खुर्रम और वक़ार जो हैं उनका टेलीफोन डेटा 19 अगस्त से लेके इस इंसिडेंट के दिन तक। नंबर 2, तारक वसी और सलमान इकबाल साहब जिन्होंने उनको वहाँ पे इंतज़ाम करके वहाँ पे भिजवाया, इनके बयानात कि वो क्या वजूहात थी, आपने क्यों उसे कीनिया भिजवाया, और फिर जब आपने इन लोगों के पास भिजवाया तो ये लोग आपके अगर एतमाद के थे तो आप इनसे बात करें ना, आप इनसे पूछें कि भाई ये क्या वाक़यात हुए। और नंबर 3, वो फरमाइशी थ्रेट अलर्ट जो KPK की गवर्नमेंट CTD ने जारी किया, वो किसने फरमाइश की और वो जारी करवाया। वरना अरशद शरीफ जो है वो ठीक है, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज हो रहे थे, लेकिन अगर मुकदमात दर्ज हो रहे थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मौजूद थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना सिर्फ जो मुकदमात दर्ज थे उनमें उसकी ज़मानत मंजूर की, बल्कि कहा कि जो आइंदा मुकदमात दर्ज होंगे उनमें भी इसकी ज़मानत जो है वो मंजूर की जाती है और अदालत की इजाज़त के बगैर उसे अरेस्ट न किया जाए। तो अगर वो यहाँ पे रहते तो चलो कोई छोटा मोटा जो है कोई वाक़या अगर हो भी जाता, जिस तरह से कोई बाज़ औकात हो जाता है, लेकिन कोई इतना बड़ा थ्रेट के उसकी जान जो है वो चली जाती, ये यहाँ पे नहीं था और इसलिए वो जाना नहीं चाहते थे। आपने जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर से खतरा थे या नहीं थे? आपने तहकीक की उसकी? नहीं, इस बारे में यानी मेरी जो असेसमेंट है कि उन्हें यहाँ पे ऐसा कोई ख़तरा नहीं था कि वो ये समझें कि मेरी जो है ना वो मेरी कोई जान के दरपे है या मुझे मार दिया जाएगा। जो कोई साहब ये कह रहे हैं कि जी मेरी इन्फॉर्मेशन थी उन्हें मार दिया जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और वो इसलिए जाना भी नहीं चाहते थे। मेरी उनके साथ उनकी जो है वो रवानगी से पहले मेरी उनके साथ बात हुई और वो बड़े हौसले से थे, वो यानी बहादुर आदमी था वो कोई इतना डरा डरा हुआ नहीं था और बड़े हौसले से उसने बात की मेरे साथ। और आपकी क्या बात हुई नहीं था बाहर जाने का। तो मैंने उनसे आपसे उसने अपने खतरात का जिक्र किया कि हाँ, उसने मुझे कहा कि ये मेरे ख़िलाफ़ जो है ये झूठे मुकदमात जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं, तो ये है इस तरह से है, इस तरह से है। तो मैंने उसे मजाक में कहा, मैंने कहा कि अरशद शरीफ साहब ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता? तो ये मुकदमा तो फिर दर्ज होते ही हैं। तो वो आगे से हंसते रहे, वो कहते हाँ हाँ नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं तो सही बात करता हूँ, मैंने फ़लाँ बात की थी, वो फ़लाँ के ख़िलाफ़ जा रही थी, फ़लाँ बात की थी, तो मैंने तो कभी एक तरफ़ा मौक़िफ़ ही नहीं लिया, मैंने आपके केस में मैंने आपकी बड़ी मदद की थी। तो ये फिर इस किस्म की जो है ना वो बातें करते रहे और फिर उसके बाद उनसे तय हुआ, कहने लगे कि अच्छा मैं किसी दिन जो है ना फिर आपसे मिलूँगा तो फिर बाकी बातें जो है ना वो हम मिल के करेंगे।
तो कत्तन उसके ज़हन में उसी बातों में खौफ नहीं था। अब उसके बाद ये जो फरमाइशी थ्रेट अलर्ट जारी हुआ, वहाँ से उसका ज़हन बना कि मैं जो है ना वो बाहर चला जाऊँ। और थ्रेट अलर्ट क्या बनाया कि जी तालिबान जो है वो इसको जो है ना वो हलाक कर देंगे। वो भाई तालिबान का क्या तल्लुक़ है उसके साथ? तालिबान के ख़िलाफ़ वो क्या काम कर रहा था? तो ये 3 चीज़ें जो हैं, वैसे आपको अरशद शरीफ की वालिदा बिल्कुल एनालाइज होनी चाहिए। अरशद शरीफ की वाइफ जो है उन दोनों से बयानात लेने चाहिए, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को ख़तरात के मतलब क्या आगाह किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस सारे केस में। नहीं देखें, फैमिली को उन्होंने ठीक है आगाह किया होगा, लेकिन मामला ये है कि उनकी फैमिली के इस वक्त जो बहुत करीब लोग हैं, वो लोग भी जो है ना वो उनके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। यानी सो मच सो है कि जब उनकी, ये मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले बात नहीं की, तो जब उनकी डेड बॉडी जो है वो आ रही थी तो वज़ीर-ए-आज़म का ये ख़्याल था कि उन्हें जो है वो सरकारी तौर पे जो है उनको रिसीव किया जाए उनकी डेड बॉडी को। तो मैंने वो सारे इंतज़ामात वगैरह करवाए। तो उसके बाद फिर उनकी वालदा की तरफ से जो है वो मुझे मैसेज मिला कि जी हम ये नहीं चाहते। तो जब हमने पता करवाया तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे कि इन्होंने वहाँ पे जाके बड़ी मेहनत की और उनको इस बात के ऊपर कायल किया कि जी आप ये काम ना होने दें, आप रोकें उनको और आप जो है वो मैसेज भेजें तो हम जो है ना वो रिसीव करेंगे और हम ही लेके आएंगे, तो दूसरी तरफ से कोई बंदा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कुछ लोग उनके करीब ऐसे हैं कि जो उनकी सोचों पे जो है वो हावी हुए हैं। लेकिन ये मैंने 3 चीज़ें बता दी हैं, इन तीन चीज़ों की जब हकीकत सामने आ जाएगी तो किसी को ना शक रहेगा ना शुबा रहेगा, बात बिल्कुल सामने आ जाएगी। सर, इमरान खान के जो ज़ख़म है उसकी भी आज वीडियो जारी की है पीटीआई वालों ने, तो वो अगर आपने देखा हो तो तीनों जगहों के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि ज़ख़म अभी भरे नहीं हैं उनके। तो क्या अपडेट है आपके पास? अटैकर के पीछे कौन था? क्या वो हमलावर एक था या इमरान खान कहते हैं कि 2 हैं, एक ऊपर खड़ा था प्लाजे के ऊपर? क्या तहकीक हुई उसके ऊपर? अब आप देखें कि वो जब पट्टी उतर रही थी तो उस पट्टी को जो है ना वो खून का निशान लगा हो, तो जैसे ताज़ा ज़ख़म है तो खून अभी रिस रहा है। यानी खुदा का खौफ नहीं करते, लोगों को ये धोखा देने के लिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो काम करते हैं, उस काम को करते वक्त भी जो है वो नहीं सोचते। और बताया जा रहा है कि जनाब ये तो बड़ा कोई सीरियस जो है ना वो ज़ख़म हुआ। इतना सीरियस ज़ख़म होता तो ये फिर कोई जो है वो 3 घंटे का सफ़र करके शौकत खानवा ना पहुँचते। सबसे पहले जो है बंदे को जान की पड़ी होती है कि ब्लीडिंग हो रही होती है, बंदा जो है वो नज़दीक तरीन जो है वो हॉस्पिटल में जाता है। तो मामला ये है कि मौके के ऊपर नदीम मलिक साहब, मैंने इस किस्म के मुतअद्दिद मुकदमात में JITs जो हैं उनकी रिपोर्ट्स को देखा भी है, पढ़ा भी है, एक्सपीरियंस भी किया है। ये एक ही बंदा है और उसका नाम नवीद है और वो बंदा मौके से पकड़ा गया है, उसे किसी और ने नहीं पकड़ा, इन्होंने ख़ुद पकड़ा है, इनके कारकुन ने पकड़ा है और वो बिद अपने हथियार के पिस्टल के जो पकड़ा गया है उसी ने फायर किया है, उसी ने ब्रस्ट फायर किया है जिसमें 8 या 9 फायर हुए हैं जो कंटेनर पे खड़े लोगों की तरफ हुए हैं जो लगे हैं, और 2 फायर कंटेनर से हुए हैं, जो एक फायर लगा है उसको जो मुअज़्ज़म है लड़का जो शहीद हुआ है। इसके अलावा कोई वहाँ पे और ना बंदा था ना वहाँ पे कोई फायरिंग हुई है। अब ये नया बंदा इसलिए डाल रहे हैं कि ना वो मिलेगा और ना ये अब हम ख़त्म होगा और हम इसी तरह से अपना शोर शराबा और इसी तरह से अपना प्रोपेगेंडा जो है ना वो हम चलाते रहेंगे। उस पूरे वाक़े की पहले की बाद की लम्हे की जो है वो फुटेज मौजूद है। कोई आप उस फुटेज में से जो है वो कोई निकालें कि इसके अलावा जो है वहाँ पे कोई जो है वो फायर हुआ हो। तो ये सिर्फ़ उस वाक़े को अपने सियासी प्रोपेगेंडे के लिए
और एक झूठी FIR दर्ज करवाने के लिए। यानी अब आप देखें सुप्रीम कोर्ट में गए, अब सुप्रीम कोर्ट का काम है FIR दर्ज करना। अगर FIR दर्ज करवानी है तो 22A 22B की एप्लीकेशन देना सेशन कोर्ट में, और वहाँ पे जाके अपना मौक़िफ़ जो है ये साबित करें। यानी एक झूठी FIR जो है दर्ज करवाने के लिए जो है ये देखें तमाशा कर रहे हैं। आज चारों रजिस्ट्रीज़ में गए हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमारी जो है वो करवाई जाए, FIR करवाई जाए, और कहते ये हैं कि जी देखें मुद्दई जो कहे उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। कल को मुद्दई चला जाएगा हाथ में लेके अपना मेडिकल लीगल रिपोर्ट, या हाथ में कोई लेके मॉरल टर्पिट्यूड की जो है वो ज़्यादती की रिपोर्ट, और वो कहेगा कि जी मेरे साथ ये वाक़या फ़लाँ ने किया है। कोई कहेगा जी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो मेरे मुलज़म हैं, या फ़लाँ अथॉरिटी जो मेरी मुलज़म है, तो करे मुकदमा जो, तो फिर FIR दर्ज हो जाएगी। यानी इस तरह से तो कोई यानी मजाक नहीं बन जाएगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप लोगों के नाम FIR में देने चाहते हैं झूठी FIR दर्ज कराने के लिए, और उसके ऊपर फिर प्रोपेगेंडे पे एक लॉन्ग मार्च का आपसे सवाल करना है। एक सवाल है कि ब्रेक ले लूँ, मैं आपसी पे आपसे लॉन्ग मार्च का भी सवाल कर लूँ। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। राना साहब, लॉन्ग मार्च कब आ रहा है पिंडी, तैयारी है आपकी? वैसे नदीम मलिक साहब, अब आपने पूछ लिया है तो मैं जवाब दे देता हूँ। ये तो अब इसके बारे में तो मेरा ख्याल है बात नहीं करनी चाहिए। ये अब लॉन्ग मार्च क्या है, ये तो एक अब तमाशा मार्च है। यानी पाकिस्तान की 74 साला तारीख़ में ये वाहद एहतजाज और मार्च है जो हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती, पुलिस की ज़ेर निगरानी और पुलिस के प्रोटोकॉल के साथ हो रहा है और नाकाम हो रहा है। यानी इसके बावजूद बंदे नहीं इकट्ठे हो रहे, इसके बावजूद जो है वो लोग वहाँ पे जो है वो नहीं आ रहे। इन्होंने जो रास्ते और सड़कें बंद करने का प्रोग्राम बनाया था, अब यकीन करें कि 7-7 8-8 बंदे और टायरों को आग लगा के रास्ता बंद करते थे, और पुलिस उनको प्रोटेक्ट करती थी, वरना लोग इनको जूते मार मार के वहाँ से जो है वो भगाते। तो अब ये तमाशा जो है ना, इनको अब बंद करना चाहिए। अब कौन सा लॉन्ग मार्च और कौन सा इनका जो है वो एहतजाज, मैं समझता हूँ कि अब इनको चाहिए कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जगह मुकर्रर की है उस जगह पे जो है ये इजाज़त लें इस्लामाबाद इंतज़ामिया से, इनको अच्छी सिक्योरिटी देंगे वहाँ पे, और वहाँ पे आके अपना जलसा करें। जलसा करके जो गालियाँ रोज़ निकालता है पूरी कौम को, और जो रोज़ जो है वो एक ही बात करते चला जाता है, वो आगे फिर एक दफ़ा जो है वो पूरी कौम को सुना दे। इसके अलावा अब इसमें कोई किसी किस्म का जो है ना वो मैं नहीं समझता कि इस लॉन्ग मार्च में कोई चीज़ रही है। राना सनाउल्लाह खान, वफाकी वज़ीर दाखिला, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम पे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।